सभी का आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। अब देश का बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, तमाम लोग सोशल मीडिया पर अब ये सवाल सरकार से पूछ रहे हैं कि विजय शाह, जिन्होंने इतना आपत्तिजनक अपमानजनक बयान जो है कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर दिया कि उन्होंने इनको दरअसल आतंकियों की बहन बताया, वो आजाद घूम रहे हैं, उनको पार्टी पूरे तरीके से बचा रही है और अभी तक इस्तीफा लेना तो बहुत दूर की बात, उनको लेकर पार्टी ने कोई कार्रवाई तक नहीं की है। वहीं दूसरी तरफ अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर जो कि सोशल मीडिया अपनी एक पोस्ट करते हैं, उस पर वो कुछ सवाल खड़े करते हैं, तो आनन फानन में उन पर एक नहीं दो एफआईआर करके उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या ये सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि अली खान महमूदाबादी उनका नाम है, महमूदाबाद उनका नाम है, वो एक मुसलमान है, इसीलिए ये सब उनके साथ हो रहा है? और दूसरी तरफ चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो मध्य प्रदेश के या फिर वो मंत्री जी हो जो आजाद पूरी तरीके से घूम रहे हैं, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस पूरे मामले पर और दोनों ने ही सवाल उठाए हैं। आज ये मामला विजय शाह का सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही है, आज इसको लेकर सुनवाई हुई तो तीखी टिप्पणी यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है। एक तरह से चाबुक चला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर एसआईटी का गठन किया है। इसके साथ साथ ये कहा है कि जो आपने कहा है, जो आपने किया है, उसके लिए आपको परिणाम भुगतना होगा। आपकी माफी किसी भी कीमत पर कबूल नहीं की जा सकती है। ये मगरमच्छ के आंसू की तरह इसको कंपेयर किया गया है। उन्होंने कहा कि आपने पूरे देश को अपनी इस टिप्पणी से शर्मसार किया है और ये कहा गया है कि 28 तारीख को तक इसकी रिपोर्ट जो है वो देनी होगी। तो सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को किसी तरह की राहत नहीं मिली है। कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। पहले हाई कोर्ट ने इंटरवीन किया और फिर विजय शाह जो है भागे भागे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील कहते हैं कि उन्होंने तो माफी मांगी है। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त टिप्पणी करता हुआ इस पर नजर आया है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए, अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनके साथ क्या हुआ है। हरियाणा का महिला आयोग कितना एक्टिव नजर आया। उन्हें विजय शाह की टिप्पणी से किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं हुई, उसको लेकर उन्होंने कोई एफआईआर दर्ज नहीं कराई, कोई एक्टिव नजर नहीं आई, ना ही नेशनल वुमेन कमीशन और ना ही हरियाणा और ना ही मध्य प्रदेश का वुमेन कमीशन। लेकिन अली खान महमूदाबादी को लेकर जिस तरह से वो एक्टिव नजर आए आनन फानन में, और ऐसा लगा हरियाणा सरकार ने जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी की है दिल्ली से, कि मानो जैसे अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो न जाने कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ता। अब इसको लेकर पूरे सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं। वो लोग तक सवाल पूछ रहे हैं जो दरअसल ये माना जाता है कि वो एक राइट विंग सपोर्टर हैं या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर माने जाते हैं, वो भी उनकी गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट 8 मई को उन्होंने की थी जिसमें उन्होंने एक तरह से तारीफ की कि पाकिस्तान पर जिस तरह से कार्रवाई की है उसको लेकर उन्होंने तारीफ की। कर्नल सूफिया कुरैशी को लेकर उन्होंने बातों को लिखा है, उन्होंने ऑप्टिक्स की बात की है यहाँ पर, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जो देश में जिस तरह की घटनाएं, हेट क्राइम जो होते हैं, उसको एक तरह से उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में रखा है। जिसके बाद आप ये देखें कि इतनी भावनाएं आहत हुई कि आनन फानन में एक नहीं दो एफआईआर उनके ऊपर दर्ज हुई और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में गया है। कपिल सिब्बल उनके वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है। 1 या 2 दिन में इसको लेकर सुनवाई होनी है। दूसरी तरफ आज कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बहुत धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई। आपने देखा है कि जब से पहलगाम हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक तरह से जिस तरह का सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी और सरकार को वो मिला, वो शायद ही कभी देश के इतिहास में कभी देखने के लिए मिला हो, जिस तरह का सपोर्ट विपक्ष का और देश का उन्हें मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी उस ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रही है। चाहे वो ऑल पार्टी डेलीगेशन भेजना हो, उसमें किस तरह से पिक एंड चूज किया गया है और उन्हें जरूरत अब विपक्ष की पड़ने लगी है अपने चेहरे को चमकाने के लिए। और दूसरी तरफ जिस तरह की लगातार बयानबाजी हो रही है, खासतौर पर एस जयशंकर के उस बयान पर जहां उन्होंने कहा कि हमला करने से पहले एक तरह से बताया गया था पाकिस्तानी सेना को। ये जो एस जयशंकर का बयान है, इसको लेकर अब बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से सवाल करते हुए कहा है कि
हमने पाकिस्तान को जानकारी देने की वजह से हम जो उन्होंने कहा कि हमने जो जानकारी दी है, यानी एस जयशंकर ने जो जानकारी दी है, पाकिस्तान को जानकारी देने की वजह से कितने भारतीय विमान हमने खोए हैं, ये सवाल उन्होंने किया है। ये क्राइम है और देश को सच्चाई पता चलनी चाहिए। दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि एस जयशंकर के ने जो बयान दिया है उसके चर्चे पाकिस्तानी टीवी पर हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये किसी भी तरीके से इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ये मुखबिरी है, ये पाप है और ये पाप जो है वो एस जयशंकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया है, ये सीधे तौर पर उनका कहना है। क्या उन्होंने और कुछ कहा है, मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगी। सुनिए जरा पवन खेड़ा ने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, आईएफएस ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। और उसके बाद लीपापोती पूरी कि मैंने ऐसा नहीं। अरे आपने तो खैर लीपापोती भी नहीं कि आपके विभाग से एक चिट्ठी आ गई कि ये ऐसा नहीं कहा। आपके मुंह से ये शब्द एक एक यहां मीडिया कर्मी बैठा है, देश के हर नागरिक ने, विश्व के हर नागरिक ने देखा आपने क्या बोला कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं। तो आपने सुन लिया यहाँ पर पवन खेड़ा को कि हम सिर्फ आतंकी ठिकानों पर अटैक करने जा रहे हैं, ये आपने पाकिस्तान की सेना को बताया। उसके बाद उन्होंने और भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो बड़े बड़े जो चेहरे हैं, आतंकी चेहरे, क्या वो इसलिए हमारी पकड़ से चले गए या उनको मार नहीं गिराया गया क्योंकि एस जयशंकर ने, भारत की सरकार ने पाकिस्तानी सेना को पहले से बता दिया था। ये गद्दारी है, ये अपराध है, ये पाप है, ये मुखबिरी है, ये कहना है कांग्रेस का। क्योंकि लगातार आपने देखा कि कांग्रेस ने अब तक इसको लेकर कोई सवाल नहीं उठाए, लेकिन जब पूरा का पूरा मौका दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है विपक्ष किसी भी तरीके से खामोश नहीं बैठेगा। और ये पवन खेड़ा ने ये कहा है कि जो अगर देश के साथ समझौता होगा, पहले हम इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बात ये देश की थी, लेकिन अगर देश के साथ गद्दारी होगी, देश के साथ अपराध पाप किया जाएगा, मुखबिरी की जाएगी, तो हम किसी भी कीमत पर खामोश नहीं बैठेंगे। और एक जो सवाल जो राहुल गांधी ने पूछा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो तमाम इंटरनेशनल मीडिया में जिसको लेकर खबरें छपी, जो ये बताया गया कि पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसने हमारे कई विमान जो है मार गिराए गए, जिसको एक तरह से डिनाई नहीं किया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया भारतीय सेना की तरफ से कि कॉम्बैट की स्थिति में हम हैं और ऐसी स्थिति में नुकसान इसका हिस्सा है, यानी कि इसको डिनाई नहीं किया गया। अब राहुल गांधी ने इसको लेकर सवाल ये पूछे हैं कि जो मुखबिरी की गई, जो पहले से बता दिया गया, उसकी वजह से आखिर हमारे कितने विमानों का नुकसान हुआ है, ये बताया जाए भारत की सरकार की तरफ से। और सिर्फ एस जयशंकर नहीं बल्कि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछे गए हैं कांग्रेस की तरफ से। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे कि कैसे एक दोगला रवैया नजर आता है उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। अगर मंत्री उनके विजय शाह आतंकियों की बहन उनको कह दें तो सब खामोश रहते हैं और कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, लेकिन अगर अली खान महमूदाबादी, क्योंकि उनका नाम अली खान महमूदाबाद है, यानी कि वो मुसलमान हैं, तो और वो किस तरह से बहुत ही एक डिसेंट वे में कुछ सवाल वो उठा रहे हैं जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आता है, उसका किसी भी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस लाइन को सरपास नहीं किया है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, लगातार हम ये देख रहे हैं कि अलग अलग शहरों में इस तरह की गिरफ्तारियां, जो भी सवाल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या कोई भी इस तरह के सवाल उठा रहा है, वो गिरफ्तारियां की जा रही हैं। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कैसे ज्योति मल्होत्रा
से लेकर कई लोगों के नाम जो सामने आए हैं, कैसे वो मुखबिरी कर रहे थे सीधे तौर पर, जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आज ये तमाम महत्वपूर्ण सवाल है जो हमारे सामने हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। स्क्रीन पर आप मेहमानों को लेकर आइए ताकि चर्चा का आगाज करें। 3 खास मेहमान स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेरे साथ पुष्पेन चौधरी जी हैं, सीनियर किसान नेता हैं, उनके साथ साथ पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, उनको आप देख सकते हैं। मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, बहुत बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। उमाकांत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ सोशल मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि एनालिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट मेरे साथ जुड़ गए सिद्धार्थ शर्मा जी, जाना माना चेहरा है। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। और शुरुआत में उमाकांत जी आपसे करना चाहूंगी, आपकी पहली टिप्पणी, जो कुछ मैंने शुरुआत में रखा है, जो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, जो गिरफ्तारी हुई है और मंत्री को जिस तरह से गिरफ्तारी से बचाया जा रहा है, उसको लेकर आपकी पहली टिप्पणी। सवाल रखा है, मुद्दा रखा है। सबसे पहले कि ये जो सवाल उठ रहे हैं, इनका जवाब इस देश में एक ही व्यक्ति दे सकते हैं, उनका नाम है नरेंद्र मोदी। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और 11 साल से है, कोई ऐसा नहीं कि 4 साल से या 3 साल से। वो जो भी गलतफहमियां हो रही हैं, जो भी ब्लंडर्स हो रहे हैं, चाहे वो कूटनीतिक स्तर पर हो, चाहे वो बॉर्डर सिक्योरिटी के स्तर पर हो, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा के मामले पर हो, सारी जवाबदेही प्रधानमंत्री की है। और प्रधानमंत्री जिस तरह से चुप रहे, वो जितनी घटनाएं घटी हैं, उनके मध्य प्रदेश के मंत्रियों की अगर आपने शुरुआत की है तो वहीं से चर्चा शुरू करने की। वहां के हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये बात फटकार लगाई सो मोटो के तौर पर, और उनसे जवाब मांगा और डीजीपी को तलब किया और राज्य सरकार को तलब किया और कहा कि आप जवाब दीजिए और इनके खिलाफ एफआईआर कराइए। एफआईआर हो गई। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर चल रहा है, वो मध्य प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। भाई, बैठकों का दौर किस लिए चल रहा है? आपके मंत्री ने जो 7 बार का 8 बार का एमएलए है, वो मंत्री ये बोल रहा है, और हमारी जो सेना की एक कर्नल है, वो कर्नल, मैं सेना के बारे में साफ साफ बता दूं कि बात, धर्म एक ही चीज होता है, नेशन ही वहां धर्म होता है, और जो वर्दी होती है वही धर्म होता है। कोई धर्म नहीं होता, और वहां कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी या कोई रिलीजन नहीं होता। वहां एक ही होता है कि देश ही धर्म होता है। और मैंने तो आर्मी को बहुत क्लोज से कवर किया है, मैंने कभी कोई ऐसी कम्युनल बात तो कभी आती नहीं है, किसी भी लेवल पर नहीं आती, वहां की एजुकेशन ही नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी, और उसमें स्याही भी नहीं सूखी थी कि अगले दिन उनके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन साहब ने उलझुल बयानबाजी कर दी कि प्रधानमंत्री मोदी के पैर छू रहे। तो सवाल ये है कि इस देश में क्या उन लोगों के लिए जो मोदी भक्त है या भाजपा के भक्त हैं या भाजपा की चरण वंदना करते हैं, उन लोगों के लिए अलग कानून है, जो चाटुकार नहीं है उनके लिए अलग कानून है, जो इस तंत्र के सपोर्टर हैं उनके लिए अलग कानून है, जो सपोर्टर नहीं है उनके लिए अलग कानून है। इस देश में जो झूठ बोलने वाली सत्ता के शिखर पर बैठे हुए तमाम जो लोग हैं, उनके लिए झूठ जो उन्होंने बोला है उससे शील्ड कैसे करना है, बचाना कैसा है, उनको बचाने का अलग कानून है। और जो दूसरे जो विपक्षी लोग हैं, जो चाहे वो ये अली खान महमूदाबादी ने जो मुद्दा उठाया, वो तो सिंपल देश का आम नागरिक उठा रहा है। मैं खुद 10 बार पिछले 10 दिन से 12 दिन से उठा चुका हूं। हम सवाल पूछ रहे हैं, देश का जो स्वतंत्र मीडिया है, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, वो सवाल पूछ रहे हैं, इस सरकार में बैठे लोगों को सवाल पूछ रहे हैं। कोई ऐसी बात अली खान ने नहीं कही थी जिनके बारे में उनको ये सजा दी जाए कि उनको साहब आप जेल में बंद हो। तो आपके वो जो सवाल पूछने वाला है, इस देश में अपने अधिकार का उपयोग करने वाला है, वो जेल में बंद जाएगा। और अली खान जो है कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो स्कॉलर्स हैं, वो हिस्ट्री का, उनका इतिहास का ज्ञान है, वो देश विदेश के तमाम उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपनी मेहनत के बल पर वो वहां पर अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया हुआ नौकरी पर उनको। तो सवाल ये है कि क्या इस देश में 2 मानदंड होंगे? और ये जो सरकार है, जो सुरक्षा मामलों में पूरी तरह एक्सपोज हो गई है, इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, इस सरकार के पास अपोजिशन लीडर का जवाब नहीं है,
ये सरकार 11 साल तक एक मुद्दे पर काम करती रही कि हम लोग विपक्ष मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त संसद चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री का ये वाक्य था, ये उनका तकिया कलाम है। पब्लिक रैलियों में बोला, इनके लोगों ने बोला कि इस देश को जो है कांग्रेस मुक्त और विपक्ष मुक्त करना है। आज ये उसी पार्टी में जो जिसको मुक्त करना है, उसी पार्टी के पूर्व विदेश मंत्रियों के आगे गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा करके उनको बोल रहे, और इतना सलीका और इतनी इतनी ईमानदारी भी नहीं है इन लोगों में। तो उसकी पार्टी के लीडरशिप को पूछ ले कि भाई आप सलमान खुर्शीद को बुला रहे हैं, आप जो है इनको जो केरल के एमपी है उनको बुला रहे हैं, जो विदेश राज्य मंत्री थे मनमोहन सिंह जी के साथ, तो शशि थरूर जी, क्या आप उनको बुलाना चाहते? तो पार्टी, उनकी पार्टी को पूछे अगर आप उनको बुला रहे हैं तो आप तो पार्टी की जो संसदीय राजनीति है, संसदीय व्यवस्था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप पार्टी को पूछ भी रहे हैं, नहीं भी पूछ रहे हैं। पार्टी के अपोजिशन लीडर को उससे बात भी करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हैं। तो ये जो छिछालेदर हो गई सरकार की, इसके लिए मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं कि पूरी तरह प्रधानमंत्री मोदी की जो कूटनीति है, वो उन्होंने 70 से ज्यादा देशों में 78 कंट्रीज में दौरा किया। इस देश का अरबों रुपया पानी की तरह प्रधानमंत्री की पब्लिसिटी पे खर्च हुआ, उनकी कूटनीति पे खर्च हुआ, और इस देश को क्या मिला? इस देश को नतीजा ये मिला कि विश्व जो IMF में जो पाकिस्तान को युद्ध के दौरान जो $1.3 बिलियन का जो लोन सैंक्शन हुआ, वहां एक कंट्री नेपाल, भूटान जैसी छोटी छोटी कंट्री भी नहीं खड़े हुए आपके साथ। तो ये आपकी पूरी तरह आपकी मिलिट्री विफलता है। सैनिकों के सम्मान के साथ हमें कह रहे हैं कि मिलिट्री जो देश की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके आदेश से काम करती है, और आपने मिलिट्री का जो मनोबल गिराने के लिए जो काम किया है, जो कांड आपने कर दिए पिछले 5-7 दिनों में, आपके विदेश मंत्री जो बयान दे रहे हैं उससे तो साफ जाहिर होता है कि आप कूटनीति के स्तर पर फेल है, राजनीतिक नेतृत्व फ्लॉप हो चुका है, आपकी आंतरिक जो सुरक्षा है वो आपकी फ्लॉप हो गई है। पहलगाम में आतंकवादी कैसे घुसे, वो आतंकवादी कहाँ चले गए, कहाँ छिप गए, पाताल में है, आसमान में कहाँ है? आप उसका जवाब इस देश की जनता पूछ रही है। उसके बारे में सवालों के जवाब आप नहीं दे रहे हैं, और अली खान जैसे लोगों को जो प्रोफेसर हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको आप जेल में बंद कर रहे हो। आप अपने मंत्रियों को जो उन्होंने सीरियस सी बातें कही, उनको बचाने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, और इस तरह के जो आप कानून का, संविधान का जो उल्लंघन हो रहा है उसके उस पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं। यही मेरा फिलहाल कहना है। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं, और जाहिर सी बात है इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। 2 बार प्रधानमंत्री तब से नजर आए हैं सामने, और दोनों बार बस अपनी वाहवाही की है। अब तो ये है कि जो रेल के जो टिकट हैं उस पर भी कैसे ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी एक तरह से वो ली जा रही है, क्रेडिट जो है वो लिया जा रहा है। यानी कि अब ये सारा मामला सिर्फ मोदी है, यानी कि मोदी मोदी मोदी, और बस उनकी अब इमेज को चमकाना है, किस तरह से आने वाले इलेक्शन में इसका फायदा ले लिया जाए। और इसी को लेकर तिरंगा यात्रा भी निकाली गई, और लगा नहीं कि शायद उससे उतना फायदा हो रहा है, तो अब और तरह तरह की टैक्टिक्स जो है वो यूज की जा रही हैं। लेकिन कितना गंभीर आप इसको मानते हैं पुष्पेंद्र जी, अगर ये कहा जाए कि भाई पाकिस्तान में एस जयशंकर की चर्चा हो रही है और हिंदुस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि भाई वहां पर अपने लोगों को खुश करना चाहते थे, वहां पर कुछ और कह रहे थे, लेकिन यहाँ इन्फॉर्म कर दिया गया ताकि कुछ ठिकानों पर जो है वो सिर्फ अटैक करके और बस एक तरह से एक ऑप्टिक्स जो है वो सेट किए जाएंगे। ये वहां के पाकिस्तान के टीवी चैनल जो है डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने रखा है। कांग्रेस कह रही है कि अपराध है, पाप है, गद्दारी है देश के साथ, और ये सीधे तौर पर मुखबिरी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए बुशरा जी, निश्चित रूप से अपनी सेनाओं का प्लान अग्रिम रूप से और विशेषकर अटैक का समय बता देना कि भाई हम आपके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, और आप अपनी सेना को कहें कि सेना अलग रहे, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, तो आपने तो खुलेआम अपने प्लान को डिस्क्लोज कर दिया। इससे पता लगता है कि आप कितने गैर जिम्मेदाराना हैं। आपको कूटनीति का, रणनीति का और सेना की जो टैक्टिक्स होती है, स्ट्रेटजी होती है, उसके विषय में, या देश की सुरक्षा का जैसा सीरियस मामला है उसकी कोई जानकारी या कोई जिम्मेदारी नहीं है। और ये तो बात उनके मुंह से एक निकली है, इसके अलावा इन्होंने क्या क्या बताया होगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के साथ मिलकर के ही सारे प्रकरण को रचाया गया है कि देखो तुम आ जाना, हमने यहां से सिक्योरिटी हटा ली है,
इसमें गृह मंत्री भी लिप्त पाए जाएंगे बाद में। आप देख लेना, अगर निष्पक्ष जांच हो। किसने कहा था, आज मैं देख रहा था कहीं, कि मार्च से लेकर के जून के बीच में ही 72,000 लोगों ने उस मैदान में, जो पहलगांव का मैदान है, वहां पर विजिट किया था। तो इनको रेगुलर पता था कि वहां रेगुलर रूप से लोगों की आवाजाही पर्यटकों की बनी हुई है। तो किसने उस वक्त जो है इसकी सिक्योरिटी को वहां से, और जो भी पिकेट वहां होती थी पुलिस की, उनको हटाया? पहला प्रश्न। तो इसमें संदेह के दायरे में जो गृह मंत्री हैं, जिनके अंडर जो है वहां की कानून व्यवस्था जम्मू कश्मीर की आती है, वो इसमें दायरे में आ जाते हैं। उसके बाद जब अटैक हो गया तो आपने जो है अपने खुद भी जो है सीने को जो है ठोका, और गोदी मीडिया ने भी कहा कि साहब हम अब अटैक करने वाले हैं। तो 22 तारीख से पहले पूरा ही मौका उनको मिल गया वहां से हटने का, चले जाने का। और फिर सही अटैक से पहले खुद विदेश मंत्री जो है इस बात को डिस्क्लोज कर रहे हैं। ये तीनों घटनाएं और ये तीनों व्यक्ति, तीनों जो चीजें हो रही हैं, ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विदेश मंत्री, ये तीनों ही, ये अली जो खान महमूद के ऊपर जो मुकदमा कायम किया गया देशद्रोह का या बाकी सब धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं, वास्तविकता ये है, और बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, गंभीरता से कह रहा हूं और खुल के कह रहा हूं, ये तीनों धाराओं में इन तीनों व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। ये तीनों जेल जाने चाहिए। इन तीनों की, अगर यहाँ पर वास्तव में लोकतंत्र है और वास्तव में ये जो है सुप्रीम कोर्ट और बाकी संस्थाएं काम कर रही हैं, तो मुकदमे इन तीनों के खिलाफ कायम होने चाहिए। भाई किस आधार पर आपने जो है सारी चीज का डिस्क्लोजर पाकिस्तान के सामने कर दिया? और खुल के कह रहा हूं मैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये लोग देखते भी होंगे, मेरे खिलाफ करके दिखाओ मुकदमा। किसी व्यक्ति के नाम के पीछे मुसलमान किसी का नाम है, मोहम्मद है, उस्मान है, अलाना फलाना जो भी है, उसके खिलाफ तुरंत मुकदमा आप कायम कर देते हैं। उस व्यक्ति ने क्या कहा? उसने कहा कि भाई ऑप्टिक्स आप ऐसा दिखा रहे हैं कि कर्नल कुरैशी को आपने बिठाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज हकीकत में ग्राउंड पे भी दिखनी चाहिए। यानी ग्राउंड जो जिस तरह की मॉब लिंचिंग अनेकों की घटनाएं हुई हैं मुसलमानों के नाम पर, वो रुकनी चाहिए। मुसलमानों को कैसे अलग थलग किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। इनकी कूटनीति विफल रही, रक्षा नीति विफल रही, और जो है इनकी विदेश नीति विफल रही। रक्षा के मामले में जो भी इज्जत बचाई है वो फौज ने बचाई है, और फौज का कितना नुकसान हुआ, कितना जो है उन्होंने नुकसान किया, वो सारी चीजें बताना कोई देशद्रोह नहीं है, ना पूछना देशद्रोह है, बल्कि उसको छुपाना बहुत बड़ा देशद्रोह जरूर है। कि भाई आप कोई छोटी मोटी वो नहीं थी कि कोई जो है छोटी मोटी कार थी या कोई आर्मर्ड वाहन था जो हमारे पास हजारों की तादाद में हो, वो जो है उसका नुकसान हो गया। अगर राफेल गिरा है तो गिनती तो हो जाएगी, छुप तो ये पाएगा नहीं कि जहाज है, ऐसा तो है नहीं कि उसकी गिनती नहीं होती है, वहां स्क्वाड्रन में पता नहीं लगता है। तो ये चीज तो खुलने ही खुलने वाली है, फिर इनकी और ज्यादा किरकिरी होगी। ये कह सकते थे हमने इतना नुकसान किया, उसमें एक हमारा राफेल विमान भी गिरा है। अगर वास्तव में गिरा था तो आप गोल गोल करके और इसको ठक के और ऑपरेशन खत्म होने के बाद भी जो नहीं बता रहे हैं या हमारी क्या कैजुअलिटी हुई या क्या नुकसान हुआ, ये जानना इसलिए भी जरूरी है देश के लिहाज से कि यदि आप फौज को चला रहे हैं और आपकी एक तोप किसी वजह से नाकाम हो रही है तो आप करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। आप राफेल कंपनी के पास जा सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि भैया हमने और ऑर्डर प्लेस किया है, महाराज जरा कीमतें अपनी कम करो। ये तो राष्ट्र हित की बात है। अगर विमान वो गिरा है तो किस कारण से गिरा, उसके सॉफ्टवेयर में कमी है, उसके पायलटों की ट्रेनिंग में कमी है, या उसके और कोई जो सुपीरियर टेक्नोलॉजी चाइना की या पाकिस्तान की ऐसी है जिसकी वजह से वो गिर गया, या जो जयशंकर ने पहले ही डिस्क्लोज कर दिया कि हमारे राफेल और फलाने ढिमके यहाँ आएंगे और आप अपना देख लेना, हम आपके ये गिराएंगे, आप हमारा ये गिरा देना और फिर चलने देना, और फिर वोट की हम राजनीति करेंगे, हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, तुम वहां फौज के माध्यम से पाकिस्तान में मजबूत हो जाना, हम लोग यहाँ बिहार में चुनावी फसल काट लेंगे। इन सब चीजों का खुलासा होना चाहिए। सरकार जो भी काम करे उसकी स्क्रूटनी पूरा देश, पूरा लोकतंत्र, पूरी प्रेस, पूरी जो है अन्य तंत्र, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के तमाम कर सकते हैं, क्योंकि मालिक सरकार नहीं है, देश की मालिक जो है जनता है, और जनता ने संविधान के तहत कुछ समय के लिए 5 साल के लिए इस सरकार को देश को चलाने का हुक्म दिया है।
यदि आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी को जो है नुकसान करके, स्क्रैच मार के, एक्सीडेंट करके ले आए, तो आपका कर्तव्य है उसे पूछना भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये चीज पूछनी और ये चीज डिस्क्लोज ना करनी कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, राष्ट्रीय हित के खिलाफ है, राष्ट्रद्रोह हो जाएगा साहब, आप इनसे पूछ लेंगे। और जिस तरीके से इसमें ये भी हमें देखना पड़ेगा कि जो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, गुजरात समाचार जो इनके खिलाफ लगातार लिखता रहा है, गुजरात का प्रतिष्ठित अखबार है, उसके यहाँ पर ईडी के छापे लगवा दिए। जो भी आपका विरोधी है, आपके खिलाफ बोलता है, आप तुरंत उसको जेल में बंद करने का काम करते हैं। आप उसके ऊपर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तरह तरह की एजेंसियां छोड़ देते हैं। और आप तमाम चीजें, आपकी कूटनीति कितनी भयंकर फेल हुई है, ये पता लग रहा है कि आपने इस सारे ऑपरेशन में से क्या पाया। आपने खाली मकानों के ऊपर अटैक किया है, ऐसा मुझे लग रहा है। अभी वहां इतने लोग नहीं मारे गए जितना जो है वहां विध्वंस हो सकता था और सबक सिखाया जा सकता था। उसके अलावा आपने कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज कर दिया। ट्रंप सीना ठोक के कह रहे हैं कि फैसला मैंने कराया। आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि ट्रंप को कॉन्ट्राडिक्ट करें, आप नाम लेके कहें कि भाई ट्रंप साहब आपका कोई लेना देना इस मुद्दे में नहीं है, आप मत बोलिए। चीन को आप जो है जिसने हमारे यहाँ जमीन कब्जा कर रखी है, जिसने हथियार सप्लाई किए, टेक्नोलॉजी सप्लाई की और एक्टिवली पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा, आप तुर्की को तो बहुत दोष दे रहे हैं कि वहां नहीं जाएंगे। चीन का भी बायकॉट करने की बात क्यों नहीं करते आप? चीन से आपको किस बात का डर है? आप भयभीत किस लिए हैं चीन से? आप चीन से भयभीत हैं, आप जो है ट्रंप से भयभीत हैं, यानी जो भी देश आपसे बड़े हैं उनसे आप भयभीत हो जाते हैं। ये लीडरशिप की पहचान नहीं है। लीडरशिप की पहचान है जिस तरह 1971 की लड़ाई में इंदिरा गांधी ने जब प्रेशर डाला था जो है अमेरिका ने हमारे ऊपर और अपना 7वां बेड़ा यहाँ पर उतार दिया था, उसके सामने भी वो नहीं डरी। वो लीडरशिप होती है। वो लीडरशिप यहाँ कहाँ गायब है? केवल हम लाल लाख दिखा देंगे, हम जो है 56 इंची हैं, हमने गले गले लगा करके बड़ी जबरदस्त विदेश नीति यहाँ पर जो है सारे देशों को अपने फेवर में कर दिया है। 4 लोगों को वहां इकट्ठा करते हैं, मोदी मोदी के नारे लगवाते हैं विदेश यात्राओं में, और यहाँ का मीडिया, महामूर्ख मीडिया और गोदी मीडिया जो है, और देश का गद्दार सबसे बड़ा मीडिया, वो उनको दिखा देता है कि साहब देखो डंका पिट रहा है हमारा, हम विश्वगुरु बन चुके हैं। आज क्या हुआ? आपने जब आप सीने पे चढ़ बैठे थे, गर्दन आपने पकड़ दी थी पाकिस्तान की, तो फिर आपने उसको आसानी से छूट करके क्यों जाने दिया? सीज फायर क्यों किया? किसके कहने से हुआ? ये सब बातें आपको पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीजों से देख करके केवल ये लग रहा है कि ये झूठे डंके बजा रहे थे, इनकी पोल अब खुल चुकी है, और मीडिया कितना ही हवा क्यों ना भरने की कोशिश करे, भरने वाली नहीं है। जी बिल्कुल। और लगातार ये भी हम जो ट्रंप कर रहे हैं वो भी हमारे सामने है, उस पर कोई बात नहीं होती है, चीन का नाम नहीं लिया जाता है। और एस जयशंकर ने जो किया है वो जाहिर सी बात है अब पूरा देश उसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, सब बहुत चक्के हैं, कई बार उसको सुन रहे हैं कि क्या हमारे कानों ने सही सुना जो एस जयशंकर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया सिद्धार्थ जी इस तमाम चीजों पर जो कुछ हो रहा है फिलहाल, चाहे अली महमूदाबाद से लेकर विजय शाह से लेकर एस जयशंकर का बयान और उसके बाद जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी सबसे पहले तो जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिनके ऊपर ना बिल्कुल ये गैर कानूनी परेशानी उनको गैर कानूनी रूप से डाला गया, उस पर बता देता हूं कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है और वो संपूर्ण है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है और वो संविधान सम्मत है। हाँ, ये मान सकते हैं कि अभिव्यक्ति की आजादी और कृति में अंतर है। अभिव्यक्ति की आजादी संपूर्ण है, मगर मेरी कृति, मेरे हाथ घुमाने की स्वतंत्रता वहां तक सीमित हो जाती है जहां तक आपका नाक शुरू होता है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरी की पूरी अक्षुण्ण है, संपूर्ण है। और इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा फायदा भाजपा खुद उठाती है जब वो किसी को पप्पू बोल देती है, किसी को कपड़ों से पहचानने की बात बोल देती है, किसी दीदी पर सीटी बजा देती है, तो भाजपा भी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाती है। तो अगर दूसरा कोई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करता है तो भाजपा को बौखलाहट क्यों होती है? अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अगर कुछ कहा और वो गलत कहा, तो भाजपा के मंत्रियों ने जो कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के बारे में, उनके भाई बहनों के बारे में कहा, वो कहां तक सही है? इसीलिए तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मंत्री के बारे में कहा कि आप जो बोल रहे हैं वो तो इतनी हैरतअंगेज बात है और उसका बचाव करना इतना मुश्किल है कि इस पर तो एक एसआईटी बिठाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह भी किया कि एसआईटी बिठा दी, लेकिन यह भी कहा कि आपको गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है।
तो अगर अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अगर कुछ गलत बोल रहे थे तो उनकी जांच हो सकती है, लेकिन गिरफ्तारी करने की तो कोई जरूरत नहीं बनती है। ये गिरफ्तारी फिर इसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों हो रही है? क्योंकि कोई भी संगठन होता है, उसका एक चरित्र होता है कि वो जब सत्ता से बाहर रहता है तो वो हमेशा समानता की बात करता है, लेकिन जब वो सत्ता के अंदर आ जाता है तब वो खुद के लिए विशेषाधिकार और दूसरों की समानता छीनने की बात करता है। भाजपा अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहती है और गर्व से कहती है, इसीलिए ये समस्या है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने भी शायद सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाल दी है, आज या कल में उसकी सुनवाई हो जाएगी। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मामला है और वो बिल्कुल इस चीज में अगर भाजपा के मंत्री इतना कुछ बोलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि अशोका यूनिवर्सिटी के वाइस प्रोफेसर साहब के साथ कोई बहुत बड़ी समस्या है। उनको भी सुप्रीम कोर्ट से न्यायपालिका से रियायत मिल जाएगी। अब आते हैं दूसरी बात पर, और ज्यादा प्रमुख बात है एस जयशंकर जी के बारे में, जिस पर कि कांग्रेस वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि एस जयशंकर जी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि पाकिस्तान को हमने पहले से कोई सूचना दी थी कि ये हमला वगैरह ऑपरेशन सिंदूर कब होगा। तो एक सीधी सी बहुत साधारण सी बात होती है कि ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ इसकी जानकारी सिर्फ ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो डॉक्टर थे या जो नर्स थे वही दे सकते हैं, बाहर वाला उसकी कोई जानकारी नहीं दे सकता। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ तब से लेके 10 तारीख तक, जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था लेकिन बीच में ट्रंप साहब के कहने पर भारत सरकार ने सीज फायर मान लिया, तो इन 3 दिनों में 80-85 घंटे में भारत में टेलीविजन पे दुनिया के सामने ऑपरेशन सिंदूर कैसे चल रहा है ये बताने के लिए कोई राजनेता नहीं आए। भारत सरकार को चलाने वाले 240 लोगों की विधायिका भी नहीं आई। ये सब वही लोग हैं जिनको रात में 8 बजे आके नोटबंदी करने का बहुत शौक होता है, रात में 8 बजे आके क्या कहते हैं लॉकडाउन करने का बहुत शौक होता है, मन की बात में प्रवचन देने का बहुत शौक होता है। लेकिन ये सभी लोग करीब करीब 80-85 घंटे तक टीवी से बाहर रहे। क्यों बाहर रहे? क्योंकि सबको पता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जब बैठक हुई थी, हमें पता है उसमें भारत सरकार को ये एहसास हो गया कि ये मामला इतना जटिल है कि इस चीज को हम नहीं संभाल सकते। उन्होंने सेना को बुलाया और इस पूरे के पूरे पाकिस्तान को पहलगाम का जवाब कैसे देना, इस पूरे के पूरे जवाब को उन्होंने आउटसोर्स कर दिया सेना को, उन्होंने सुपुर्द कर दिया सेना को, और सेना ने जो भी किया वो स्पष्ट रूप से बाहर आके कहा। अब सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 10 तारीख को शाम में जब डीजीएमओ जो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन है राजीव शायद वो ब्रिगेडियर राजीव घाई हैं, तो ब्रिगेडियर राजीव घाई शायद जब बोल रहे थे तो हमने उस चीज को बहुत गंभीरता से सुना था। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि हमने पाकिस्तान के 7 तारीख को जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी, हमने पाकिस्तान सेना को ऑपरेशन खत्म होने के बाद बता दिया कि हमने आपके आतंकवादी ठिकानों को, इतने आतंकवादी ठिकानों को आपके देश के अंदर खत्म किया है, और ये केवल और केवल आतंकवाद के विरुद्ध हमारी कार्रवाई थी। इसके अलावा भारत पूरी तरह से इसको एस्केलेट नहीं, उनका ही शब्द है, वो कह रहे थे कि इसको हम एस्केलेट नहीं करना चाहते, मतलब इस सीढ़ी पर हम और आगे चढ़ना नहीं चाहते, इसका मतलब हम आक्रामक नहीं है। ये मैंने खुद उनका, राजीव घाई जी का कहना है कि उन्होंने खुद पाकिस्तान के डीजीएमओ को कहा, जिसके जवाब में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा कि आपने जब हम पर ये किया है तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम भी इसका जवाब देंगे, इसका और माकूल जवाब देंगे, ये पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा। जब ये स्पष्ट हो गया है कि भारतीय सेना के डीजीएमओ मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब वो व्यक्ति जो ऑपरेशन सिंदूर खुद चला रहा था, उसने खुद कह दिया है कि हमने आतंकवादी ठिकाने पर हमला करने के बाद पाकिस्तान को यह बात बताई, तो इसका मतलब ही यह है कि जिस समय ऑपरेशन चल रहा था उस समय मिलिट्री के अलावा, भारत के फौज के अलावा किसी और को इसकी जानकारी नहीं थी। वो कितना भी बड़ा आदमी हो, भारत सरकार का कुछ भी हो, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में थे ही नहीं, तो अब अगर आप बाहर आके कुछ बोलेंगे कि ऑपरेशन ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तो स्वाभाविक है
कि आप विवाद को जन्म देंगे, क्योंकि जयशंकर जी ने जो भी कहा, लेकिन उन्होंने जो भी कहा उससे पहले ऑपरेशन कैसे हुआ ये सेना ने स्पष्ट कर दिया था। जब जिस चीज को सेना ने स्पष्ट कर दिया था, सेना ने चलाया था, उस चीज में जयशंकर जी को अगर उन्होंने कुछ बोला है तो बोलने की जरूरत नहीं थी। वो कुछ भी बोले, वो कुछ भी बोलेंगे तो उसमें फंसेंगे, क्योंकि वो उस ऑपरेशन में थे ही नहीं, जो उस ऑपरेशन में था ही नहीं। मैं ऑपरेशन थिएटर में था नहीं, मैं डॉक्टर नहीं, मैं नर्स नहीं ऑपरेशन थिएटर में क्या हुआ मुझे पता नहीं, और मैं बाहर आके कहने लगूं कि ऑपरेशन ऐसे हुआ इतने घंटे चला, तो इसका मतलब यहीं पर गड़बड़ी हो गई। और मेरे ख्याल से भारत सरकार को सिलसिलेवार ढंग से अगर समझिए तो ध्यान में रखिएगा, पहलगाम 22 तारीख को हुआ था, उससे पहले अप्रैल के दूसरे हफ्ते में भारत के गृह मंत्री ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग कश्मीर में की थी, जिससे कि वहां के कश्मीर के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जी को भी उस मीटिंग से बाहर किया गया था। इसका मतलब ही है कि कश्मीर में सुरक्षा के बारे में चाक चौबंद कैसे हो, इस पर ध्यान रखा गया था। 19 अप्रैल को भारत के प्रधानमंत्री जी की कश्मीर की यात्रा थी, जहां से कि वो वंदे भारत कश्मीर से दूसरे क्षेत्रों में उसका उद्घाटन करने वाले थे। दुर्भाग्य से मौसम के कारण वो जा नहीं सके। ये दोनों अपने आप में बताता है कि 19 अप्रैल के आसपास कश्मीर में सुरक्षा बल बिल्कुल चाक चौबंद और पूरी तरह से तैनात थे। इसके बावजूद अगर 22 तारीख को पहलगाम हो जाता है तो इसका मतलब इस देश की जनता के मन में बहुत बड़ा सवाल उठना स्वाभाविक है। दूसरा, जैसे ही दुनिया देश के मन में सवाल उठा, उस सवाल पर मुहर भाजपा की सरकार ने खुद लगाया, जब उसने कहा सर्वदलीय बैठक में कि हाँ हमसे सुरक्षा चूक हुई है। तो भारत को राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार में आने वाले, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर वोट लेने वाली भाजपा अगर खुद मान रही है कि सुरक्षा में चूक हो गई, तो लोगों के मन में तो बहुत बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा। अब सवाल जब एक वो सवाल था, उसका जवाब अभी मिला नहीं था, बीच में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सेना ने कहा कि हम उसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब सेना ने बहुत ढंग से दिया, लेकिन वो पूरा जवाब देने से पहले अगर भाजपा की सरकार ट्रंप साहब के किसी तीसरे देश के कहने पे सीज फायर कर लेती है, तो देश की जनता में एक सवाल का पूरा जवाब नहीं मिला, दूसरा सवाल भी उठ जाता है। तो स्वाभाविक है ये दो सवालों का जवाब क्योंकि भाजपा नहीं दे पा रही है, नैरेटिव उसके हाथ से बाहर जा चुका है, इसीलिए विषय को डाइवर्ट करने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अपने मंत्रियों को बोला जा रहा है कि अंट-शंट कुछ भी बको, ताकि लोग उसकी चर्चा करें, मुख्य सवाल की चर्चा ना करें। वो मंत्री चाहे किसी राज्य सरकार के हो, चाहे केंद्रीय मंत्री हो, सबको कहा गया है कि कुछ भी बोलते रहो, ताकि लोग तुमने जो बोला उस पर विवाद हो जाए। जो मुख्य सवाल लोगों के दिमाग में है, दो सवाल, पहलगाम क्यों हुआ, सुरक्षा चूक कैसे हुई, और दूसरा सीज फायर क्यों किया। ये दो सवाल के जवाब क्योंकि भाजपा के पास नहीं है, देश की जनता यही सवाल पूछ रही है। इस सवाल से अगर भटकाना है तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया शगुफा करना पड़ेगा। बाकी सब चीजें, चाहे वो प्रोफेसर साहब का अरेस्ट हो या जयशंकर जी उस ऑपरेशन से बाहर रहते हुए उस ऑपरेशन के बारे में बोलना हो, किसी मंत्री का सोफिया कुरैशी जी से जिसका कोई लेना देना नहीं है उनके परिवार के बारे में बोलना हो, किसी मंत्री का ये बोलना हो कि सेना किसी के सामने नतमस्तक थी, ये सब बातें बताती है कि ये मुख्य ये जो दो विषय हैं, पहलगाम की चूक हुई क्यों और दूसरा सीज फायर किया क्यों, इन दोनों सवालों से जनता के मन से भटकाने के लिए जनता, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिंदूर नहीं, ये पूरा का पूरा भाजपा की कवायद है, ये शगुफे हैं, इतना ही मेरा मानना। बिल्कुल, ये भी एक लोगों के मन में सवाल है जिस तरफ आपने इशारा किया है। लेकिन उमाकांत जी, सवाल मेरा आपसे ये कि इस सब में कोशिश तो ये की जा रही है कि नरेंद्र मोदी की इमेज को बहुत अच्छे से चमकाया जाए। उन्हें कभी फौजी की यूनिफॉर्म पहना के दिखाया जाता है, कभी वो आदमपुर एयरबेस पहुंचते हैं और वहां पर भी जिस तरह की फोटोग्राफी की गई उसको लेकर भी बहुत सवाल हैं, जिसकी इजाजत नहीं होती है। उससे पहले देश को संबोधित करते हैं, अब उसकी पूरी तरीके से क्रेडिट लेने की होड़ है। क्या आपको लग रहा है इस सब में जितना उनकी इमेज चमकाने की कोशिश की जा रही है, उतना ही ब्रांड मोदी ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है, और ये बीजेपी को भी लग रहा है साफ तौर पे? सबसे बड़ी जो हास्यास्पद है और देश के लिए शर्मनाक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो शर्मनाक है। ये जो तिरंगा यात्रा, आप किस बात की तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? आपके जो रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर, वो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।
2-3 बार उन्होंने ये बात बोल दी। आर्मी की तरफ से भी कह दिया गया ऑपरेशन सिंदूर जारी है। किसी ऑपरेशन के बीच में आप तिरंगा यात्रा कैसे निकाल रहे हैं? कल तो गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में थे और वहां पर वो खोखली बातें कर रहे थे। वहां पर ऐसा लग रहा था कि किसी चुनाव की रैली कर रहे हैं। वहां पर एक किस्म से रिहर्सल चल रहा था कि इसको देश में इलेक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। और क्योंकि इनके पास बेहिसाब पैसा है, इनके पास लूट का बेहिसाब रुपया है, उस पैसे को ये इलेक्शन की मशीनरी को करप्ट करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि देश के सवालों से ये अब बच नहीं सकते। अब ये सोच रहे थे कि ये पुलवामा 2 होगा। जिस दिन पहलगाम हुआ तो हम लोगों ने सबने कहा ये पुलवामा 2 है। तो पुलवामा 1 जो हुआ है, जो पुलवामा 2019 में हुआ है, उसकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई है। आज तक ये नहीं पता लगा कि वो कहां से आया और कहां गया। जो RDX आया था 300 kg, कहां गया वो? कौन था? कौन लेके आया था? कहां लेके आया? किधर से आया था? किधर फरार हुआ? नंबर 1 बात तो ये, वो आत्मघाती नहीं था। वो सीधा जो भी सिस्टम था वो कहां गया? तीसरी बात यह है कि वहां एक DSP है, सरदार जी, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनको उस पहलगाम के ऑपरेशन के बाद पहले उनको पकड़ा गया था 3 चीजों के साथ। आतंकवादी उनकी गाड़ी में, पर्सनल गाड़ी में थे, खूंखार आतंकवादी थे। दूसरा, उसमें करोड़ों रुपया था। और तीसरा, वो खुद उसमें बैठे हुए थे और वो उनको सेफ जगह पे ले जा रहे थे, लिफ्ट दे करके। वो मेरी सूचना ये है कि वो रिटायर कर दिया गया BRS लेके उनको। आज तक वो जो व्यक्ति है जो आतंकवादियों को पैसा, हथियार, गोला बारूद लेके ले जा रहा था, उसका आपने क्या किया? तो पहलगाम में जो सवाल पैदा हुए हैं कि आपने एक होमगार्ड का भी जवान उस जगह पर नहीं था। मुझे लगता है कि इनको कटघरे में खड़ा करने के लिए पहलगाम में जो लापरवाही थी उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या वो डिलिबरेट थी या जानबूझ के किसी हादसे के इंतजार के लिए थी कि लोग आए और यह हादसा करें और निकल जाए, फिर डायवर्जन हम करें? तो इन सवालों का जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये सरकार हिल नहीं सकती अपनी जगह से। और मुझे लग रहा है कि ये सरकार इस वक्त इतनी बुरी तरह घिर गई है, इतना ये कलंकित हो गई है सरकार। और इनके 2 लोगों के इस्तीफे तो फौरन होने चाहिए थे। गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए था। ऑपरेशन को ऑल पार्टी मीटिंग से पहले ये बोलना चाहिए था कि ऑल पार्टी मीटिंग में हम तब आएंगे जब आप अमित शाह का इस्तीफा करवाएंगे। और दूसरी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें इनको ये मुद्दा उठाना चाहिए था कि प्रधानमंत्री अगर नहीं आएंगे तो हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये विपक्ष गया। और उसके बाद ये जो गवर्नमेंट है ये विपक्ष का चरित्र हनन करने के धंधे पे जुटी हुई है। इनके सारे देश में इनके लोग ट्रोलिंग कर रहे हैं। अब एक बताइए कि जयशंकर की बात को कल पाकिस्तान के टेलीविजन में जयशंकर की बात को हास्यास्पद खिल्ली उड़ाई जा रही थी। जयशंकर ने जो बयान दिया कि हमने खबर कर दी थी पाकिस्तान को, खिल्ली उड़ा रहे थे पाकिस्तान टीवी। आज से 15 दिन पहले, 10 दिन पहले जो राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया, राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, उस सवाल को जब पाकिस्तानी मीडिया ने उठाया तो कहा गया कि आप तो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। पाकिस्तानी मीडिया में आपकी बात, अगर हम अभी ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इस प्रोग्राम को पाकिस्तानी मीडिया अपने सिस्टम में अपलोड कर देता है और इसको चला देता है या हमारे स्टेटमेंट को कोड कर देता है, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? भाई ये तो ओपन दुनिया है, ये ग्लोबल दुनिया है, ये कम्युनिकेशन की दुनिया है। इसमें तो आप यहाँ पर बोलेंगे और अमेरिका तक बात इस गूगल के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू पहुंचेगी। तो सवाल ये है कि देश पे बेवकूफ किसको बना रहा है? ये देश को में मूर्ख किसको बना रहा है? ये देश की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? और इस देश के साथ मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो कांग्रेस पार्टी की बड़ी तकड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें जो मांग उठाई गई, ये गद्दारी है देश के साथ में। अगर आपके होम मिनिस्टर, आपके विदेश मंत्री अगर ये कह रहे हैं कि हमने दुश्मन को पहले से बता दिया था कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो ये गद्दारी। और इनको ये भी तो सुना है कि विदेश चले गए। जयशंकर के बारे में ये पता लगा कि 6 दिन की यात्रा पर विदेश चले गए। मुझे लग रहा है इनको विदेश नहीं जाने देना चाहिए, इनको इस्तीफा देने के लिए बोलना चाहिए और इनको अरेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं इस देश में। इन्होंने जो अपराध किया है, जो क्राइम किया है, बहुत अक्षम्य है, उसकी कोई क्षमा नहीं है। चाहे आप देश के आम नागरिक हैं, चाहे आप प्रोफेसर हैं, चाहे आप विदेश मंत्री हैं,
उसको लेकर के आप एक प्रोफेसर को, जो इनोसेंट प्रोफेसर है, उसने कोई बात बोली तो उसको लेकर के आपने मुद्दा उठा दिया। और आपके जो मंत्री पदों पर बैठे उनके लिए आप, प्रधानमंत्री 1,500 झूठ बोल चुके हैं जब से उन्होंने कुर्सी संभाली, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं है। होम मिनिस्टर लोगों को धमकी देते हैं। आपके चीन कहता है, ये जो विदेश मंत्री है, ये कहते हैं कि जो चीन है, किसी ने सवाल पूछा 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप क्या चाहते हैं, हम अटैक कर दें, झगड़ा कर लें चीन से, इतने पावरफुल इकोनॉमी के साथ। ये कायर, ये मुझे लग रहा है ये कायर विदेश मंत्री है, ये जयशंकर। और ये मुझे बड़ा शर्म आ रही है, ये आईपीएस का ऑफिसर था, इसको तो ढेले की अकल नहीं है। ये कुछ जानता नहीं कि कूटनीति क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है, और कैसे सवालों का जवाब देना चाहिए। तो बहुत मुझे बड़ा दुख है, और मुझे लग रहा है कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और देश को जवाब मांगना चाहिए, देश के आम नागरिक को जवाब देना चाहिए और इनको एक्सपोज करना चाहिए। ये वक्त है, ये देश इस समय बहुत कठिन घड़ी में है, और ये वक्त है कि इन लोगों से इस्तीफे मांगे जाए। और जब तक ये लोग कुर्सियों से ना हटे, तब तक इनके इस्तीफे मांगने की जो डिमांड है, उसके लिए चाहे धरने करने पड़े लोगों को, प्रदर्शन करने पड़े विपक्षी पार्टियों को, इसमें पीछे नहीं हटना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और इस्तीफा मांगना चाहिए, ये सवाल है। और बहुत संक्षेप में आप दोनों लोगों से, सिद्धार्थ जी आपसे, पुष्पेंद्र जी आपसे भी, वक्त की कमी है, कि ये जिस तरह का एक दोगला चरित्र भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक तरफ आप सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के ऊपर, उनको देशद्रोही बता रहे हैं, पाकिस्तान परस्त बता रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उन्हीं से ही मदद मांग रहे हैं ताकि आपकी बात को जो है वो दूसरे देशों में जाकर रखें। ये कैसी हिपोक्रेसी है? देखिए बुशरा जी, बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो इन्होंने हरकतें की हैं विदेश मंत्री ने, ये क्लियरली जो है देशद्रोह की श्रेणी में आ रही है। और अब तो आरएसएस को अगर थोड़ी बहुत शर्म बाकी है, जिस प्रकार से मुखबिरी के आरोप इनके ऊपर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए, और इनका सारा 1925 से लेकर के इतिहास बताया गया आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की, इनको आगे अगर इस देश में राजनीति करनी है तो इनको ये सोचना पड़ेगा कि ये इन तीनों व्यक्तियों का क्या करना है। प्रधानमंत्री 75 साल के होने जा रहे हैं, 4 महीने बाद इनका क्या करना है। गृह मंत्री जो इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक 2-3 बार कर चुके हैं ये लोग, उनका क्या होना है। और विदेश मंत्री खुल के कह रहे हैं कि साहब हमने प्लान बता दिया था। इसमें एक जो थोड़ा सा सिद्धार्थ भाई ने हमारी बात कही कि भाई डीजीएमओ के ऑपरेशंस का इनको नहीं पता था, ये अपने आप ही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। डीजीएमओ के ऑपरेशन वही होते हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप पहले डिसाइड करती है कि आपने ये करना है। डीजीएमओ अपने मर्जी से जाके वहां जाकर के परमाणु बम नहीं गिराता है ना, वो टारगेट चुन के बता सकता है कि साहब ये टारगेट है, आप बताइए कौन कौन से स्थान पर क्या क्या होना है, किस स्केल तक हमें जाना है। तो इस बात की जानकारी निश्चित रूप से प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, क्योंकि कैबिनेट कमेटी, सिक्योरिटी वगैरह सब चीजों में जो है लोग शामिल रहते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर तक तो पता रहता है कि भैया क्या होने जा रहा है, इसके क्या कंसिक्वेंसेज हैं, विदेश नीति पे क्या कंसिक्वेंसेज है, आर्थिक क्या कंसिक्वेंसेज है। तो यदि हम ये कहेंगे कि इसने, इनको पता नहीं था, अपने आप इन्होंने बोल दिया, तो इससे ऐसा लगेगा कि ये सच नहीं बोल रहे थे, अपनी राजनीति चमकाने के लिए बोल रहे थे। वास्तविकता ये है कि इन्होंने सच्ची बात कही है कि मैंने बताया है, और जो इनको पता थी, ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है, और इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। और जो विपक्ष है, इस संसद का भी बायकाट करें, हर चीज का बायकाट करें, जब तक इसका व्यक्ति का इस्तीफा ना हो जाए। और अगर ये नहीं मानते हैं तो सामूहिक इस्तीफा तक देने की जो है इनको करनी चाहिए कि सामूहिक इस्तीफा देंगे। देश में पुनः चुनाव होने चाहिए। 89-90 के आसपास लखेड़ा जी को याद होगा, इस तरह का किया गया था। जब तक आप एक्सट्रीम पोजीशन नहीं लेंगे, प्रेसिपिटेट इस सिचुएशन को नहीं करेंगे, इसी तरह की गद्दारी होती रहेगी। और गोदी मीडिया के खिलाफ भी जो है देश में माहौल बनाने की अब आवश्यकता है, क्योंकि ये बार बार देश के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संक्षेप में सिद्धार्थ जी, लास्ट टिप्पणी आपकी, आप कैसे अब इस मामले को आगे जाते हुए देख रहे हैं? जी, आगे जाने के लिए मेरे ख्याल से कांग्रेस को जिस तरह की वो मांग कर रही है, वो हमको ये समझना होगा कि इससे पहले 2025 में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले भारत ने 4 बार और भारत के युद्ध हुए हैं, या युद्ध जैसी स्थिति हुई है। 1948 में पाकिस्तान के साथ, 62 में चीन के साथ, 71 में फिर पाकिस्तान के साथ, 99 में कारगिल। तो इसमें जब जिस बार, मान लीजिए 48 में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ बीच में आ गया और समझौता हो गया, 1971 में शिमला समझौता हो गया,
1965 में ताशकंद समझौता हो गया। तो इन तीनों को छोड़ दीजिए, तो जब युद्ध में कोई समझौता नहीं हुआ लिखित रूप से, तब युद्ध के बाद कोई ना कोई एक कमिटी बैठी है जिसने कि युद्ध कैसे हुआ उसमें उससे कुछ सीख लेने की बात हुई है। 1962 में भी हेंडरसन ब्रुक्स और भगत जी की कमेटी बैठी थी, दोनों भारतीय सेना के ही लोग थे, और उन्होंने रिपोर्ट दी कि क्या हुआ। 1999 में भी कारगिल युद्ध खत्म होने के 3 दिन बाद वाजपेयी जी की सरकार ने, वाजपेयी भाजपा के थे, उनकी सरकार ने एक कारगिल रिव्यू कमेटी करके बनाई, जिसमें के सुब्रमण्यम उसके अध्यक्ष थे। के सुब्रमण्यम वो हैं जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री जयशंकर जी के पिताजी हैं, और उन्होंने फरवरी 2000 में, मतलब 8 महीने के अंदर रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट को जब पार्लियामेंट में रखा गया, उसके कारण भारतीय सेना में कुछ नई चीजें आई। जैसे आज भारत में एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, वो कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद आए हैं। हमें पता है कि परसों जब ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तानी सेना मिसाइल और ड्रोन के हमले कर रही थी, तो हमारी भारतीय सेना और वायुसेना दोनों मिलकर उसको बचा रही थी, क्योंकि हमारे पास एक इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ है, जिसमें कि वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों एक साथ काम करती है। ये इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ भी कारगिल युद्ध के बाद जो कारगिल रिव्यू कमेटी बनी थी, उसी का एडवाइस से बनी थी, उसी के रिकमेंडेशन से बनी थी, और ये रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हुई थी। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस को इस तरह की बिल्कुल स्पष्ट मांग करनी चाहिए, पूरे विपक्ष को मांग करनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमने क्या सीखा, उसके बारे में एक विशेषज्ञों की समिति बैठे, वो एक रिपोर्ट बनाए और वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश हो, तभी इस चीज के पूरी सच्चाई तभी बाहर आएगी। मेरे ख्याल से ये लगता है। जी बिल्कुल, और ये मांग करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कहां कहां चूक हुई, कैसे हुई, चूक मानी है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार किसको ठहराया गया है, और जिम्मेदारी अगर तय की गई है, जो कि अभी तक नहीं तय की गई है, तो फिर इस्तीफा किसका। ये सवाल जब से लेकर अब तक इसी तरीके से बने हुए हैं। वो आतंकी कहां गए, ये सवाल आज भी कांग्रेस ने पूछा। चूक हुई तो किसका इस्तीफा आप लेने जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी आप तय कर रहे हैं, ये सवाल लगातार बने हुए हैं। लेकिन जैसे पुलवामा के बाद किसी सवालों का जवाब नहीं मिला, ऐसा लग रहा है कि पहलगाम के बाद भी इन तमाम सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि भाई गृह मंत्री से लेकर और विदेश मंत्री तक के इस्तीफे होने चाहिए, ये मांग करनी चाहिए। लेकिन अगर विजय शाह जैसे का अगर इस्तीफा ना ले भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो बहुत दूर की कौड़ी है, और ये हमने 11.5 सालों में देखा भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, पुष्पेन जी आपका, उमाकांत जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका। जी जाते एक बिंदु और रह गया है। आज तक 4 लोग, हम लोग यहाँ बैठे हैं, पूरा मीडिया है, किसी ने यही नहीं बताया कि समझौता हुआ है तो सीजफायर हुआ है तो किस शर्तों पे हुआ है, उसका क्या डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चीजें मानी गई हैं आपकी, ये चीज तो बताई नहीं जाती है किसी को। तो ये बहुत बड़ा लैप्स है हमारे। अपने आप ही कह दें कि हमने कर लिया, शर्तें क्या थी उसकी, किसी भी सीजफायर की एक शर्तें होती है, संधि की शर्तें होती हैं, वो कहीं कुछ है ही नहीं ग्राउंड पर। तो इसको भी जो है हाईलाइट करने की आवश्यकता है। जी, और उसके बाद जो तर्क दिया जाता है कि वहां के डीजीएमओ ने आग्रह किया और उसके बाद हमने सीजफायर कर दिया। अरे इतना ही आसान था तो शुरू क्यों किया है? तब वो आग्रह करेंगे, आप सीजफायर कर देंगे, आप हमला करने से पहले उनको बता देंगे। तो ये तो एक इस तरह की स्थिति है जो कि देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये किसी पार्टी की बात नहीं है, किसी एक चेहरे की बात नहीं है, बल्कि ये देश की बात है। और इसीलिए ये तमाम सवाल हम उठा रहे हैं और हम जैसे तमाम लोग उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।